नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल के इर्द-गिर्द घूमने वाले हैं। ये दुनिया, ये सारी चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं? हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो असल में सवालों और जवाबों की शक्ल में है और ये हमें पदार्थ की कहानी की गहराइयों में ले जाएंगे। तो चलिए इन सवालों के धागों को पकड़कर एक कहानी बुनते हैं कि कैसे इंसान ने पदार्थ के रहस्यों को समझना शुरू किया। बिल्कुल, ये सवाल जवाब सिर्फ आप कह सकते हैं परीक्षा के प्रश्न नहीं है, बल्कि ये उस लंबी खोज यात्रा के मील के पत्थर हैं जो हमें बताती है कि पदार्थ की बनावट को समझने की हमारी सोच वो कैसे विकसित हुई। प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक रसायन विज्ञान के नियमों तक ये दिखाते हैं कि कैसे हमने धीरे धीरे परमाणुओं और अणुओं की भाषा सीखी। हमारा मकसद है इन जानकारियों को एक कहानी की तरह पिरोना और समझना कि ये सब कैसे जुड़ता है। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले, करीब 500 ईसा पूर्व भारत में। एक सवाल हमें बताता है कि एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये विचार रखा कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। पता है वो कौन थे? महर्षि कणाद। हाँ, महर्षि कणाद। कमाल की बात है ना कि इतने हजारों साल पहले भारत में कोई ये सोच रहा था कि चीजों को तोड़ते तोड़ते एक ऐसे कण तक पहुंचाया जा सकता है जिसे और तोड़ा ना जा सके। हाँ, और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि लगभग उसी दौर में दुनिया के दूसरे कोने में, मतलब प्राचीन ग्रीस में भी ऐसे की विचार पनप रहे थे। एक और दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस। उन्होंने भी यही कहा कि हर चीज अविभाज्य कणों से बनी है। उन्होंने इन कणों को नाम दिया एटमॉस, जिसका ग्रीक में मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके या अविभाज्य। एटमॉस, अच्छा, इसी से आज का शब्द एटम निकला है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण का विचार दुनिया की अलग-अलग प्राचीन सभ्यताओं में अपने अपने तरीके से उभरा, स्वतंत्र रूप से। यानी कणाद के परमाणु और डेमोक्रिट्स के एटम्स, ये तो दार्शनिक विचार थे। जी। लेकिन विज्ञान तो सबूत मांगता है, नियम मांगता है ना? हाँ। सही कहा। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्म के दौर में। यहाँ एक बड़ा नाम सामने आता है, एंटनी एल लेवोजियर। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने रासायनिक संयोजन के दो बहुत महत्वपूर्ण नियम स्थापित करके रसायन विज्ञान की नींव रखी। लेवोजियर का काम बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने केमिस्ट्री को दर्शन से निकालकर, आप कह सकते हैं, प्रयोगों और माप-तौल का विज्ञान बनाया। उनका पहला बड़ा नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम? हाँ, ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी जब चीजें आपस में मिलकर कुछ नया बनाती हैं, तो कुल द्रव्यमान, मतलब कुल वजन, बदलता नहीं है। जितना वजन शुरू में था उतना ही वजन आखिर में रहेगा। कुछ भी न तो बनता है न ही नष्ट होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। सोचिए, ये कितनी बुनियादी बात है, लेकिन इसे साबित करना और नियम की तरह स्थापित करना उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा, तो वजन गायब नहीं होता, बस चीजें बदल जाती हैं। ये तो हुआ पहला नियम। और दूसरा नियम, वो कौन सा था? दूसरा नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसे दिया था जोसेफ एल प्राउट्स ने। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात? हाँ, ये नियम कहता है कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में जो तत्व होते हैं वे हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ही पाए जाते हैं। जैसे पानी, H2O। आप पानी कहीं से भी लें, नदी से, तालाब से, समुंदर से या लैब में बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1.8 ही रहेगा। हमेशा 1.8? हमेशा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही जुड़ी होगी पानी बनाने के लिए। ये अनुपात कभी नहीं बदलता, पानी चाहे कहीं का भी हो। वाह! तो लेवोजियर ने बताया कि वजन बराबर रहता है और प्राउस ने बताया कि जुड़ने का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। ये दो नियम तो जैसे केमिस्ट्री की वर्णमाला बन गए। पर इन नियमों को समझाया किसने? मतलब ऐसा क्यों होता है? ये वजन क्यों बराबर रहता है? ये अनुपात फिक्स क्यों रहता है? यहीं पर एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। डाल्टन ने इन दोनों नियमों को लिया और इनके आधार पर अपना प्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत पेश किया। उन्होंने कहा कि ये नियम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हर पदार्थ बहुत ही छोटे, अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने डेमोक्रिटस की तरह एटम कहा। तो डाल्टन ने कणाद और डेमोक्रिटस के उस पुराने विचार को एक तरह से वैज्ञानिक आधार दिया।
हाँ बिल्कुल। डाल्टन के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु थे जो इन नियमों को समझाते थे। पहला, हर चीज परमाणुओं यानी एटम से बनी है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और किसी रासायनिक क्रिया में ना तो वे पैदा होते हैं ना नष्ट होते हैं। अच्छा, अविभाज्य। हाँ, देखिए ये सीधी सीधी लेवोजियर के द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या है। अगर परमाणु नष्ट ही नहीं होते तो कुल द्रव्यमान कैसे बदलेगा? सही बात है, ठीक है। और तीसरा, एक ही तत्व के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनका वजन, उनके गुण सब समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। चौथा, परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। जैसे पानी में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ते हैं, H2O। और ये प्राउस्ट के स्थिर अनुपात के नियम को समझाता है। वो निश्चित अनुपात इसीलिए क्योंकि परमाणु निश्चित संख्या में जुड़ रहे हैं। लेकिन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य हैं, तोड़े नहीं जा सकते। पर आज तो हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या डाल्टन गलत थे? गलत कहना शायद ठीक नहीं होगा। कह सकते हैं कि उनकी जानकारी उस समय के हिसाब से पूरी थी, या कहें कि उनका मॉडल उस वक्त उपलब्ध जानकारी पर आधारित था। उनका सिद्धांत उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने रसायन विज्ञान को समझने का एक ढांचा दिया। बाद की खोजों ने दिखाया कि हाँ, परमाणु भी और छोटे कणों से बने हैं, लेकिन डाल्टन का यह विचार कि रासायनिक क्रियाओं में परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वो आज भी काफी हद तक सही है। उनका सिद्धांत एक नींव का पत्थर था, जिस पर आगे और मंजिलें बनी। समझ गए। तो डाल्टन ने हमें परमाणुओं की एक तस्वीर दी, लेकिन ये परमाणु होते कितने छोटे हैं? क्या इन्हें मापा जा सकता है? अंदाजा है कुछ? बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे स्रोत बताते हैं कि परमाणु की त्रिज्या, यानी उसके केंद्र से बाहरी किनारे तक की दूरी, वो आमतौर पर नैनोमीटर में मापी जाती है। नैनोमीटर? हाँ, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। 1 अरबवां हिस्सा? अरे बाप रे! यानी मेरी उंगली की नोक पर ही लाखों करोड़ों परमाणु होंगे। अच्छा, तो जब इतने सारे तत्व हैं और सबके परमाणु अलग-अलग हैं, तो उनके बारे में बात कैसे की जाए? क्या उनके लिए कोई नाम या निशान कुछ तय किए गए? हाँ, बिल्कुल। डाल्टन ने खुद ही तत्वों को दर्शाने के लिए कुछ खास तरह के चित्र वाले प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। गोले, उनमें निशान वगैरह। लेकिन वो तरीके थोड़े मुश्किल थे याद रखने में और बनाने में। हाँ, समझ सकती हूँ। बाद में एक और वैज्ञानिक आए, बर्जीलियस। उन्होंने सुझाव दिया कि हर तत्व के नाम के पहले 1 या 2 अक्षरों को ही उसका प्रतीक मान लिया जाए। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, कैल्शियम के लिए Ca। ये तरीका ज्यादा आसान और कारगर साबित हुआ, और आज हम यही इस्तेमाल करते हैं। और ये कौन तय करता है कि किस तत्व का क्या नाम होगा और क्या प्रतीक? कोई है जो इस पर नजर रखता हो? जी हाँ, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है, IUPAC। IUPAC? हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था पूरी दुनिया में रसायन विज्ञान के नामों, प्रतीकों, इकाइयों वगैरह में एक रूपता बनाए रखने का काम करती है। समझिए, ये केमिस्ट्री की दुनिया की एक तरह से ट्रैफिक पुलिस है, जो नियम बनाती है ताकि सब वैज्ञानिक एक ही भाषा समझें और कोई गड़बड़ी ना हो। ये तो जरूरी है, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम से अलग होते हैं। जैसे लोहे को अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, पर उसका प्रतीक Fe क्यों है? I या IR क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम से नहीं, बल्कि उनके पुराने लैटिन, ग्रीक या जर्मन नामों से लिए गए हैं। जैसे लोहा, इसका लैटिन नाम है फेरम। फेरम? अच्छा। इसी तरह सोडियम का प्रतीक Na है, जो उसके लैटिन नाम नेट्रियम से आया है। पोटेशियम का प्रतीक K है, जो लैटिन नाम केलियम से आया है। ये बस इतिहास की देन है, जब लैटिन वैज्ञानिक भाषा हुआ करती थी। दिलचस्प है। अब बात करते इन नन्हे परमाणुओं के वजन की। अगर ये इतने छोटे हैं, तो इनका वजन कैसे तौलते होंगे? किसी तराजू पर तो रख नहीं सकते। सही कहा, सीधे तौलना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला तुलना करने का, रिलेटिव मास का। उन्होंने किसी एक तत्व के परमाणु के वजन को मानक यानी स्टैंडर्ड मान लिया और उसके मुकाबले बाकी तत्वों के परमाणुओं का वजन पता किया। आजकल 1961 से कार्बन तत्व के एक खास प्रकार, जिसे कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 आइसोटोप कहते हैं, उसके परमाणु के वजन को माना गया है।
कार्बन 12 ही क्यों? कोई खास वजह? कार्बन 12 को चुनने के कई कारण थे, जैसे इसकी स्थिरता, प्रकृति में इसकी उपलब्धता और ये कई यौगिक बनाता है। तो वैज्ञानिकों ने तय किया कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 12वें हिस्से को एक इकाई मान लिया जाए। इस इकाई को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट, और इसे यू से दिखाते हैं। यू, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, तो अब हम बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान इसी यू इकाई में बताते हैं। यानी हम ये बताते हैं कि उनका परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें हिस्से से कितने गुना भारी है। अच्छा, तो ये एक तरह का सापेक्ष यानी रिलेटिव वजन है। ठीक है, तो हमने परमाणु को समझा, उसके प्रतीक और वजन की बात की, लेकिन क्या परमाणु हमेशा अकेले ही रहते हैं, जैसे आपने हीलियम का बताया था? नहीं, ज्यादातर परमाणु अकेले नहीं रह सकते, वे अस्थिर होते हैं। कुछ को छोड़कर, जैसे आपने हीलियम का नाम लिया या आर्गन। स्थिरता पाने के लिए वे आपस में जुड़ जाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु रासायनिक बंधनों से जुड़कर एक समूह बनाते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो उसे अणु कहते हैं। अणु? हाँ, अणु। अणु किसी तत्व का भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन गैस का अणु O2, जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं, या किसी यौगिक का भी, जैसे पानी का अणु H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जुड़ा होता है। ये अणु ही वो सबसे छोटा कण है जो आजादी से रह सकता है और उस पदार्थ के सारे गुण दिखाता है। जब पानी का एक अणु H2O अकेला रह सकता है और उसमें पानी वाले सारे गुण होंगे, और आपने कहा ऑक्सीजन का अणु O2 है, यानी उसमें 2 परमाणु हैं। क्या सभी अणुओं में परमाणुओं की संख्या अलग-अलग होती है? हाँ, बिल्कुल। एक अणु में कितने परमाणु हैं, इससे उसकी अणुता, एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे हीलियम या आर्गन जैसी गैसें अकेले परमाणु के रूप में ही रहती हैं, तो वो एक परमाणुक हैं, मोनोएटॉमिक हैं। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ये सब द्विपरमाणुक, डायटॉमिक हैं। ओजोन O3 त्रिपरमाणुक है। O3, हाँ, ओजोन। फास्फोरस का अणु P4 के रूप में पाया जाता है, यानी वो चतुष्परमाणुक, टेट्राएटॉमिक है। सल्फर S8 के रूप में भी मिलता है, जो बहुपरमाणुक है। अरे वाह! P4, S8, कई सारे परमाणु जुड़े हुए। तो परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं। क्या वे कुछ और भी बन सकते हैं? मैंने आयनों के बारे में सुना है। ये क्या होते हैं? सही सुना है। परमाणु सिर्फ आपस में जुड़कर अणु ही नहीं बनाते, वे कभी-कभी इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर आवेशित यानी चार्ज्ड भी हो जाते हैं। इन आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों को आयन कहते हैं। आवेशित मतलब चार्ज्ड वाले? हाँ, चार्ज्ड वाले। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे धनायन, कैटायन कहते हैं। जैसे सोडियम परमाणु Na एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन Na+ बन जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन पा ले तो नेगेटिव चार्ज? बिल्कुल, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसे ऋणायन, एनायन कहते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु Cl एक इलेक्ट्रॉन पाकर क्लोराइड आयन बन जाता है। और कभी-कभी आयन एक अकेले परमाणु से नहीं, बल्कि कई परमाणुओं के जुड़े हुए समूह से भी बनते हैं, जिन पर एक कुल आवेश होता है। इन्हें बहुपरमाणुक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अमोनियम आयन या सल्फेट आयन। इनमें कई परमाणु जुड़े हैं और पूरे समूह पर चार्ज है। अच्छा, तो परमाणु, अणु, आयन, ये सब है पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब सवाल यह है कि ये जुड़ते कैसे हैं? मतलब क्या कोई नियम है? जैसे एक मैग्नीशियम का परमाणु 2 क्लोरीन के परमाणुओं से ही क्यों जुड़ता है, MgCl2? 1 से या 3 से क्यों नहीं? हाँ, इसका जवाब छिपा है संयोजकता में। संयोजकता। ये किसी तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता होती है। सरल भाषा में कहें तो संयोजकता बताती है कि एक तत्व का परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध बना सकता है। इसे आप परमाणु के हाथ समझ सकते हैं, जो बताते हैं कि वो कितने दूसरे परमाणुओं को पकड़ सकता है। हर तत्व की संयोजकता या कह लें संयोजन क्षमता वो निश्चित होती है। तो अगर हमें तत्वों की संयोजकता पता हो तो हम बता सकते हैं कि वो कैसे जुड़ेंगे, उनका सूत्र क्या होगा? बिल्कुल, संयोजकता का पता होने पर ही हम रासायनिक सूत्र लिख पाते हैं।
जैसे आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण दिया। मैग्नीशियम Mg की संयोजकता 2+ होती है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आयन बनाता है। और क्लोरीन Cl की संयोजकता -1 होती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यौगिक को उदासीन यानी न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब कुल आवेश 0 होना चाहिए। हाँ, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। सही कहा। तो एक Mg के +2 आवेश को संतुलित करने के लिए 2 Cl-1 आयनों की जरूरत होगी। तभी तो +2 + 2 × -1 = 0 होगा। इसीलिए सूत्र MgCl2 बनता है, ना कि MgCl या MgCl3। समझ गई। ये तो गणित जैसा है, आवेशों को बैलेंस करना। सूत्र लिखते समय कोई और नियम भी है, जैसे Mg पहले लिखा, Cl बाद में? हाँ, एक परंपरा है कि जब यौगिक धातु और अधातु से बना हो तो सूत्र लिखते समय पहले धातु का प्रतीक लिखा जाता है। जैसे MgCl2 में Mg धातु है तो उसे पहले लिखा गया है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में Na धातु पहले है। और हाँ, दो अलग अलग तत्वों से बने सरल यौगिकों को, जैसे ये MgCl2 या NaCl, इन्हें द्विअंगी यौगिक कहते हैं। द्विअंगी यौगिक, ठीक है। और जैसे हमने परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान निकाला था, क्या वैसे ही पूरे अणु या यौगिक का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जरूर। किसी अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दें तो हमें उसका आणविक द्रव्यमान मिल जाता है। जैसे पानी H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना हो। हम जानते हैं हाइड्रोजन H का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 U है और ऑक्सीजन O का 16 U है। हाँ। पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो आणविक द्रव्यमान होगा 2 × 1 U + 1 × 16 U। यानी 2 + 16 = 18 U। बिल्कुल, 18 U। आयनिक यौगिकों जैसे MgCl2 के लिए हम सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर गणना का तरीका वही रहता है, सूत्र में मौजूद सभी आयनों के द्रव्यमानों का योग। तो 18 U पानी के एक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान है कार्बन 12 के मुकाबले। ठीक है। एक आखिरी सवाल है स्रोत से। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? क्या ये भी स्थिर अनुपात नियम का पालन करता है? हाँ बिल्कुल, स्थिर अनुपात नियम तो हर शुद्ध यौगिक के लिए लागू होता है। Mg का परमाणु द्रव्यमान लगभग 24 U होता है और S का लगभग 32 U। MgS का सूत्र MgS होता है, क्योंकि Mg की संयोजकता 2+ और S की 2- है, तो 1:1 अनुपात में जुड़ते हैं। अच्छा, MgS। तो इसमें द्रव्यमान का अनुपात होगा 24:32। इसे सरल करें, दोनों को 8 से भाग दें तो ये 3.4 आता है। 3.4। हाँ, तो मैग्नीशियम सल्फाइड में हमेशा मैग्नीशियम और सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात 3.4 ही रहेगा। ये फिर से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो देखिए कैसे इन सवालों और जवाबों ने हमें पदार्थ की एक पूरी कहानी सुना दी। महर्षि कणाद के परमाणु की उस धुंधली सी सोच से शुरू होकर लेवोजियर और प्राउस्ट के ठोस नियमों तक, फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने उस समझ को एक ढांचा दिया। उसके बाद हमने परमाणुओं को नाम, प्रतीक दिए, उनका वजन मापा और फिर समझा कि वे कैसे जुड़कर अणुओं और आयन बनाते हैं और कैसे हम उनकी भाषा यानी रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। ये यात्रा वाकई दिखाती है कि वैज्ञानिक समझ कैसे धीरे धीरे कदम दर कदम विकसित होती है। हर कदम पिछले कदम पर आधारित होता है। प्राचीन दर्शन ने बीज बोया, फिर प्रयोगों ने नियम दिए और फिर सिद्धांतों ने उन नियमों को समझाया। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये नन्हे परमाणु और उनके आपसी मेलजोल के नियम। आज हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, उसका आधार, उसकी केमिस्ट्री यही है। सचमुच सचमुच इन्हीं छोटे छोटे कणों के जोड़ने और अलग होने का खेल है। कितना अद्भुत है ये सोचना भी। बिल्कुल। और यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सोचिए, अगर ये बुनियादी नियम इतने सरल हैं, परमाणु हैं, वो जुड़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अनुपात निश्चित होते हैं, तो फिर इन्हीं सरल नियमों से हमारे चारों तरफ इतनी जटिल, इतनी विविध, इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे बन जाती है? एक छोटे से फूल से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक सब इन्हीं नियमों से चल रहा है। इस अविश्वसनीय जटिलता के पीछे छिपी इस गहरी सादगी पर विचार करना मेरे ख्याल से विज्ञान के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है।